हेलो इसमें ये बड़ा इशू यही कि धारा 18 में ये शिकायत कर दे राज्य सूचना आयोग में। जी जी सर, राज्य सूचना आयोग ने अगर आदेश दे दिया है, उसका जी। कंप्लायंस करना इनका बाध्यता है। इसमें 188 पे मतलब उनको पहले एक नोटिस दे आयोग को, और आयोग को ये बोले कि आपने कंप्लायंस नहीं कर रहा है, इससे कंप्लायंस कराया जाए। अगर वहां भी आदेश का पालन नहीं हो रहा है, इनके खिलाफ 166, 167, 188 में FIR कराएं। ये सबसे बढ़िया तरीका है। फिर जी, से थैंक यू शिकायत 2 साल फिर लंबे लाइन में लगे। सर वाले अगर क्लियर नहीं करे तो फिर क्या करेंगे सर? नहीं, एक इनको प्रथम अपीलीय अधिकारी को लिखिए, एक आयोग को लिखिए कि ये पालन नहीं कर रहे हैं, मेरा 15 दिन में पालन करवाने की सुनिश्चित कर सूचना दिलाने की कृपा करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद आप 166, 188 में इनके खिलाफ FIR कराइए। उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन न करना आयोग के आदेशों का बाध्यकारी है ना, आयोग के आदेश जी इनके PIO के लिए। पर मेरा निवेदन था कि इस प्रक्रिया को करने के पहले आयोग में जाना पड़ेगा। तो आयोग को धारा 18(1) के तहत ये बताना पड़ेगा कि जो आपने आदेश दिया था, आपके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और हमसे शुल्क मांग रहे हैं। पहले आयोग में जाना जरूरी है। जी जी जी। हमारे बीच में भास्कर प्रभु जी भी हैं। भास्कर प्रभु सर, अपने आप को आप नहीं खाना खा गया अपना वीडियो सर स्टार्ट कर लें। भास्कर प्रभु सर। हाँ बोलिए जी। कुछ प्रश्नों के जवाब हैं, तो हमने कहा कि आप भी उपस्थित हैं तो आप भी कुछ इनका मार्गदर्शन कर दें। नहीं, मैंने कॉमन एक जवाब दिया है कि सेक्शन 18 के तहत उनको कंप्लेंट करना चाहिए कि आयोग ने ऑर्डर देने के बाद में ये सूचना नहीं दी गई। अभी क्या क्लियरली क्या ऑर्डर दिया है, या मिनिमम पेज के लिए चार्जेस लेना, बाकी के नहीं लेना, ये क्लियर नहीं है। अगर आयोग ने ऑर्डर देने के बाद में अगर इनका पालन नहीं होता है तो सेक्शन 18 के अंदर जाना चाहिए उन्होंने। और मेरा एक दूसरा सुझाव है कि हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी जो रहती है, आपने अपॉइंट किया हुआ PIO या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सेकंड अपील के बारे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती है, तो उस हिसाब में उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन उनके सर्विस रूल के हिसाब में लिया जाए। तो हम ये ऐसे ही करते हैं कि सूचना आयोग ने ऑर्डर देने के बाद में अगर वो पालन नहीं करते हैं तो इवन राइट टू इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द एक्ट टू बी फॉलोड बाय द पब्लिक अथॉरिटी एम्प्लॉइज। सो हम कहते हैं कि आपके एक तो उल्लंघन किया है प्लस डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया है, तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन की कार्रवाई की जाए, उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में इसका इंक्लूड किया जाए। और बाय द बाय साइड में हम सूचना आयोग को भी कंप्लेंट करते हैं और सेक्शन 20 के अगेन आदेश दिया जाए उनको कि पब्लिक अथॉरिटी को एक इंक्वायरी कॉल की जाए, क्योंकि RTI के बारे में अगर इंक्वायरी कॉल करना भी आयोग को परमिट है। तो इस हिसाब में आगे बढ़ना चाहिए, बस इतना ही हम कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं हम। मेरा भी एक प्रश्न है। जी बिल्कुल। भास्कर प्रभु जी, क्योंकि कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जवाबदेही कानून के विषय में चर्चा हो रही थी, तो इस विषय पर हाँ, कुछ पता है मुझे। हाँ जी, पैरेलल यदि ऐसा कुछ आपके महाराष्ट्र में भी कोई ऐसी एक नहीं, अभी तक ऐसे जवाबदेही कानून करके नहीं हुआ है, लेकिन बीच में एक बार थोड़ी कोशिश हो गई थी ट्राइबल डिपार्टमेंट को ट्रांसपेरेंटली लाना जवाबदेही कानून के हिसाब में। महाराष्ट्र में ऐसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राइट टू सर्विस है, लेकिन राइट टू सर्विस तो एक कानून ऐसा है कि राइट टू डिससर्विस है, कोई काम ही नहीं करता है। और आयोग तो क्योंकि वहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे है वैसे कायदे उसमें नहीं है, और ऑफिसर को भी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील ऐसे 3 बार जाना पड़ता है राइट टू सर्विस में। तो राइट टू सर्विस तो राइट टू डिससर्विस है, पूरे देश में राइट टू सर्विस जो आया है वो डिससर्विस है। ये मेरा ओपन स्टेटमेंट है। कर्नाटक में भी है, कर्नाटक में इसको नाम दिया गया है सकला करके। मैं बहुत मीटिंग्स उनके इसमें अटेंड किया है, और कर्नाटक में भी ऐसी जवाबदेही कानून का वेबसाइट होने वाला था, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक गया है, मुझे लगता है कि उधर
उसका राइट टू सर्विस का नाम उधर सकला में चलता है, प्रोसेस चलता है, लेकिन उसमें ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है, क्योंकि बिल्कुल पेनल्टी प्रोविजंस भी कोई खास नहीं है। यहाँ तो सिर्फ 500 रुपया है, तो क्या राइट टू सर्विस देंगे? बिल्कुल सही बात है। तो मतलब यदि ये जो प्रयास है हमारे राजस्थान के साथियों का, निखिल डे जी जो आए और इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई और शंकर जी आए, पारस जी ने बताया, तो हमें लगता है कि इसको पैरेलल प्रयास किया जाना चाहिए सभी स्टेट्स में। जाना और चाहिए, जाना चाहिए। हम्म, और वही हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं इस चीज को समझें पहले, और कहीं ना कहीं कुछ तो शुरुआत हो इसकी। चिनगारी हर एक स्टेट में, मतलब एक माचिस की एक तीली तो प्रारंभ की जाए ना, मतलब बड़ा होलिका दहन होगा, वो कब होगा, क्या कैसे होगा, लेकिन कुछ तो शुरुआत की जाए। तो इसलिए सभी जो साथी हैं इस चीज को समझें, वो यही प्रयास था। एक्चुअली इसका जो है, मेरे हिसाब में सभी डिपार्टमेंट के वेबसाइट बने हैं। इतना ही कि हमें वो देखना है कि वो आईटी एक्ट के तहत उनकी पारदर्शिता और उसका स्टैंडर्ड वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने मेंटेन किया कि नहीं, वो देखना है। और ये जन सूचना पोर्टल जो है राजस्थान का, इन्होंने सभी पोर्टल्स को एक लिंकिंग करके सूचना दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रयास अगर हर एक स्टेट में हुआ तो अच्छा होगा, लेकिन ये सिर्फ हम लोग पत्र लिख के कोई चलेगा नहीं। मुझे लगता है हमें सभी एमएलए एमपीज को वगैरह इसका प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा और उनके पास संवाद रखना पड़ेगा, उसके बाद में ये हो सकता है। तो हम कम से कम 2 साल से कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में इसका पूरा प्रेजेंटेशन, सभी जो सर्कुलर्स निकले हैं सभी कुछ हमने फॉरवर्ड किया है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक प्रयास उतने जोर से नहीं हुआ है। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स को मिल रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ऐसी कोशिश चल रही है। देखेंगे जब इसका सूरज कब इसका निकलेगा, लेकिन कोशिश तो करते रहना चाहिए। नहीं वही, हाँ बिल्कुल कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश में पहले तो जानकारी हो लोगों को, क्योंकि इस तरह से संवाद जब तक स्थापित नहीं होगा, लोग समझेंगे नहीं कि जवाबदेही शब्द का मतलब क्या है। तो वो चीजें आज यहाँ पे समझाने का प्रयास हुआ, तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे साथी हैं वो समझे होंगे। और साथ में इसके जो वीडियोस यूट्यूब और आपके फेसबुक लाइव में उपस्थित है, तो वहाँ पे आप लोग इसको और 2-4 बार देखिए और इसको समझिए और इसकी चर्चा करिए पूरे देश में। और जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, छोटे स्तर से ही हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, हम कहते हैं किसी तालुक से हैं, ग्राम पंचायत से हैं या किसी जिले से हैं, आप लोग वहाँ पे इसकी चर्चा करिए और लोगों को बताइए। और इसको अपन, जो हमारे पास और भी मटेरियल आता है, इसको अपन शेयर करेंगे आप लोगों के बीच में और इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमने तो इसका शुरुआत वहाँ के पैरेलल यहाँ पे की हुई है, एमपी में हमने किया है। सोशल ऑडिट वगैरह का जो हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया है वो उसी दिशा में है, और वहाँ भी हम लोग इसी तरह से शिकायत एकत्रित करते हैं। बहुत सारी शिकायतें आती हैं, फिर संबंधित डीएम को हम लोग देते हैं और उनको बताते हैं कि देखो, जहाँ आपकी जन सुनवाई हो जाती है, जहाँ आपके ये सीएम हेल्पलाइन के फर्जी निराकरण हो जाते हैं, तो वहाँ ये शिकायतें कैसे आ जाती हैं, कैसे ये राशन की प्रॉब्लम्स बनी हुई है, कैसे पेंशन की प्रॉब्लम्स बनी हुई इतनी छोटी छोटी, कैसे लोगों के पटवारी के नाम सुधार के, खसरे सुधार की छोटी छोटी समस्याएं बनी हुई हैं। तो इस तरह से फिर वो उस चीज को मानते हैं। तो मतलब ये इस तरह से शुरुआत करना है हम लोगों को। और यहाँ पर कोई साथी हैं जो बहुत सारे हैंड रेज किए हुए हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। गोगोरिया जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। गोविंद पाटीदार जी आपने भी हैंड रेज किया हुआ, पूछिए अपनी बात, आप रखिए। जी हेलो, गोविंद पाटीदार बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, जैसे बताइए। जवाबदेही कानून जो है निखिल डे जी के, मैंने ट्विटर वगैरह पे भी पहले और इनकी यूट्यूब वगैरह पे भी इसके बारे में बहुत सी बार सुना था, पढ़ा था, देखा भी था। तो इस संदर्भ में मैंने अपने मध्य प्रदेश के नवीनीय ऊर्जा मंत्री हरदीप डंग जी से बात भी की थी। एक बार हमारे गांव में दौरा था उनका, तो उनको बताया भी था और पूरे डॉक्यूमेंटेड पूरे दिए भी थे उनको, उससे निकाल के स्क्रीनशॉट वगैरह। तो उनका कहना था कि जी हम तो शुरुआत कर सकते हैं, पर मेरे अकेले या अपने क्षेत्र के 3-4 विधायकों से शुरुआत नहीं होती है। अगर आपको ये चीज लागू करवाना है या ऐसा कुछ करवाना है, तो हर एक विधायक को, पोजीशन का हो या अपोजिशन का हो, कहीं का भी हो, हर विधायक के पास ये बात पहुंचानी पड़ेगी, तब जाके ये संसद में आएगा। नहीं तो कानून अगर बना भी देंगे हम, एक ऑर्डर से भी बना देंगे, तो वो ज्यादा चलना नहीं है, कोई भी चैलेंज कर देगा। उनका ये स्पष्टीकरण दिया गया था उनके द्वारा मेरे को। नहीं वो तो ठीक है, उन्होंने जो मेरे स्पष्टीकरण दिया, उनका अपना कहना अपने स्थान पे ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने शुरुआत की? मतलब
आपने उनको बात उनके ध्यानाकर्षण में किया, या हम अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद को ले जाकर के हमने ये बात बताई, हमने कहा कि भाई एक प्रश्न काल में आप खड़ा कर देना किस तरह से जनता डिमांड कर रही है, होना चाहिए कम से कम, क्या यही एक्चुअली क्या बात है कि वो उन्होंने की है? अभी अभी तो वो सत्ता पक्ष में तो वो कुछ इतना ज्यादा ध्यान देंगे नहीं। मेरे को तो पता था साहब कि वो नहीं कर पाएंगे इस चीज को इतना, पर लोगों के सामने अपने को दिखाना था उनको कि ये आपकी जवाबदारी बनती है कि आपको ये करना है। तो उनका ये कहना था कि मेरे अकेले विधायक, मैं मंत्री हूँ तो मेरे अकेले से करने से नहीं होगा, या अपने क्षेत्र की आपका वो म्यूट हो गया। हाँ, आपके क्षेत्र के लोगों के साथ, आपके इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों के साथ मिलकर के आप पूरे चलिए, आपका बार बार म्यूट हो रहा है, कोई आपको कॉल वॉल का दिक्कत हो रहा है? मुझे इसमें बीच में ये कहना है, भास्कर जी। जी, हाँ, मुझे ये बोलना है कि जो भी ऐसे जवाब देते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि आप एक काम कीजिए, आपके पार्टी के जो हेड हैं उनको आप भेज दीजिए ऑफिशियली, और वो ऑफिशियली भेजा हुआ जो पत्र है वो हम लोगों के पास दे दे, वो कर सकते हैं वे। और वैसे ही हम करते हैं इधर, वो भी बोलते हैं हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं कुछ कर सकते हैं, आपके लेटर हेड पे आप इस चीज को, डॉक्यूमेंट्स को अटैच कीजिए और आपके पार्टी हेड को भेज दीजिए, हम और भी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही उनको छोड़ना नहीं है, उनको बोलना है कि ये चीज आप करें भाई बिल्कुल, तो तब ये हो पाएगा, बिल्कुल नहीं तो नहीं होगा। वो बिल्कुल। तो अपने आप को छोड़ना कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनको बोलिए ठीक है, सभी विधायक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने सीट के लिए वे झगड़ा करते हैं पार्टी के सामने, तो इस चीज के लिए वे नहीं कर सकते हैं क्या? बोला कि कवरिंग लेटर बनाओ, सबमिट करो, ऑफिशियली सबमिट करो और हमको उसकी एक कॉपी दे दो, हम आगे कोशिश करेंगे और दूसरे लोगों को जोड़ेंगे हम। बिल्कुल, और उसको हम मीडिया में रख देंगे, मीडिया सर्कुलेट कर देगी, तमाम छप जाएगा, वो बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बराबर है, मुझे लगता है ये करना चाहिए, ऐसे किसी को, किसी विधायक को ऐसे ही छोड़ने नहीं देना है भाई। चर्चा बिल्कुल, चर्चा ही नहीं होगी, यहाँ से चर्चा ही बंद हो जाएगी, तो ये कोई जवाब थोड़ी ना हुआ विधायक का, या हमारा कोई ये जवाब नहीं हुआ। हमें चर्चा करना है, उसको जनता के बीच में ले जाना है, हमें चर्चा का हिस्सा बनाना है। जैसे आरटीआई कानून हम सबको पता है, आज हम जो भी मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, 1-2% जो भी लगा रहे हैं, 2-3%, तो चलिए, लेकिन अब जवाबदेही कानून क्या है, जवाबदेही शब्द क्या है, यही किसी को पता नहीं है। इस शब्द को लोगों के बीच में ले जाना है, हमें आपको आपस में चर्चा करना है, हमें अपने जनप्रतिनिधियों के बीच में ले जाना है, उनसे लिखवाना है, मीडिया में रखना है, हमें स्टेटमेंट देना है। एक आध कभी ले जाकर के हम, चलो अब आज जितने लोग यहाँ पे जुड़े, एक पत्र बना लेना आप कि इस तरह से जवाबदेही कानून का हम आपको वो फॉर्मेट भेजते हैं, आप एक पत्र बना लेना, अपने अपने लेटर हेड में ले जाकर के 4-4 आदमी ले जाकर के कलेक्टर को आप ज्ञापन दे देना कि हम मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम पर ये ज्ञापन दे रहे हैं। क्या ज्ञापन दे रहे हैं? कि हमें जवाबदेही कानून चाहिए। और 2 मीडिया वालों को खड़ा करके नहीं मिलेंगे आपको, आज तक वाले या बीबीसी वाले तो कोई जरूरत नहीं है, यूट्यूब चैनल वाले 2 मीडिया वाले मिल गए, उनको बुला लो, एक स्टेटमेंट उनको दे दो कि भाई ये देखो, ये जवाबदेही कानून है, इस तरह से होना चाहिए, ये हमारी मांग है। वो सर्कुलेट हो जाएगा, फेसबुक में सर्कुलेट हो जाएगा, व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो जाएगा, 50 लोगों के बीच में जाएगा, कुछ तो मतलब निकलेगा ना, लोगों के बीच में चर्चा का तो इशू बनेगा ना। ये आज हमें चाहिए, इसकी आज आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं इन चीजों का? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज हम जब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कानून ही बनाए दे रहे हैं। यार निखिल डे जी लोग इतने 2010 से परेशान है इस कानून को लेकर के, आज जाकर की मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री उनको टाइम दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कल कानून ही बनाए दे रहा है। लेकिन बस ये है कि मतलब है तो ना, मतलब हमारी डिमांड तो है ना कि हम चाहते क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, भाई वो डिस्कशन होना चाहिए। सर, मेरा ये बात रखने का मंतव्य ये था कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के हर हिस्से से लोग जुड़े हुए हैं, तो एक बार सभी अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर बना देंगे तो हो सकता है सभी कुछ शुरुआत हो जाए। बिल्कुल, मेरा यहाँ पे ये हम बनाएंगे, आप भी बनाइए, सभी लोग बनाइए। बिल्कुल। देवेंद्र अग्रवाल जी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं अपनी तरफ से। देवेंद्र अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। भी ऐसे जोड़ना कुछ नहीं चाह रहा था, लेकिन एक चीज बोलना चाह रहा था कि जो जवाबदेही कानून है
ये जवाबदेही कानून कोई टाइम लिमिट क्राइटेरिया नहीं है। ये जवाब देने के लिए अगर हम पुलिस को बोलेंगे कि भाई आपको एफआईआर दर्ज करना है, वो बोलेगा एफआईआर तो दर्ज करनी ही है, बहुत सारे कानून है। लेकिन जब हम उसमें जवाबदेही में इस बात को जोड़ देंगे कि भैया तुमने अगर एक टाइम लिमिट के अंदर अपनी काम को नहीं किया और हमने अगर ग्रीवांस पोर्टल में तुम्हारी शिकायत डाली हुई है, तुम्हारे पास ऑटोमेटिक तुम पेनलाइज होने लग जाओगे, तुमको पेनल्टी लगने लग जाएगी, तो ये जवाबदेही है। अब बच्चे की स्कूल में भर्ती नहीं हो रही है, आपने भर्ती के लिए एडमिशन दिया हुआ है, वो आपको जवाब नहीं दे रहा है कि आपके बच्चे की भर्ती क्यों नहीं दी जा रही है। आपने ग्रीवांस पोर्टल में चले गए, आपने ग्रीवांस पोर्टल में अपनी शिकायत दे दी, ग्रीवांस पोर्टल में आपने अपनी शिकायत दे दी, तो ये जवाबदेही कानून ये नहीं है कि बच्चे को भर्ती क्यों नहीं किया गया। अब आपको वहां पे जवाब ये मांगा जा रहा है कि आपने भर्ती क्यों नहीं दिया और इस कारण से आपके ऊपर पेनल्टीज लगनी चालू हो गई, आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, आपको उपचार नहीं मिल रहा है, आपको सेवाएं नहीं मिल रही हैं। ये सारी चीजें जो है पेनलाइज करने के लिए एक ऑटोमेटिक एक फंडा है जो जवाबदेही के अंदर आता है, और ब्यूरोक्रेट्स इस चीज को कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई व्यवस्था कायम हो, और उसको कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ करना चाहेंगे। और हम लोगों को समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण कानून है हमारे लिए। लोक सेवा कानून आया, लोक सेवा कानून में जैसे भाई साहब ने भी बताया, शिवानंद भाई ने भी बताया कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स ही शामिल है। उनके जो अपील का जो प्रोसीजर रखा हुआ है, जो पब्लिक लोक सेवा नियम था 2011, और उसी के बाद कई राज्यों में अलग अलग टाइम पे 2011, 12, 14 में बहुत सारे नियम आए। उस नियम के अंदर में ब्यूरोक्रेट्स को अपीलेंट अथॉरिटीज बनाया गया। अगर अपील में आप सेटिस्फाइड नहीं है, कोई उसमें पेनल्टी का कोई प्रावधान नहीं है, सही। और जो पेनल्टीज भी हैं वो ऐसी हैं नाम मात्र की, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ वो इतना लिख के भेज देता है कि भाई ये काम इनका करवाया जाए। तो जो जवाबदेही कानून की जो भूमिका है, भावना है, उसको हमको समझना होगा। भले कम शब्दों में हमारे शंकर भाई, निखिल भाई, इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में इस बात को बोला है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर हम इसकी पूरी बात करने शायद लग जाएं तो शायद सरकार भी इस बात पे सुनने और बात करने के लिए कुछ हद तक तैयार ना हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार और अधिकारी ये जानते हैं कि इस कानून के लागू होने से क्या असर होगा। वो भले शंकर भाई और निखिल भाई इस बात को नहीं बोल रहे, लेकिन सरकार और ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं। इसीलिए उस कानून को हमको उस मसौदे के अनुसार देंगे, ये बहुत डाउटफुल है। इसलिए हमको संगठित होके हमको अपनी आवाज को पहुंचाना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। हम कमजोर हैं क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। शंकर भाई जी ने इतने बढ़िया तरीके से बताया कि आज जितनी सैलरी कर के रूप में, राजस्व के रूप में मिलती है हमें, उतना तो सिर्फ उनकी सैलरी में चला जा रहा है। जब हमारे टैक्स के पैसे सिर्फ उनकी सैलरी में जा रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं, और 6 महीने भी साल में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो सोचने का विषय है। हमको हर काम को टाइम लिमिट में लाना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। बड़े अधिकारी जैसे आरटीआई में भी जो है जन सूचना अधिकारी अपने से नीचे से अधिकारियों को बना देते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं, यही बोल के, क्योंकि पीआईओ के ऊपर पेनल्टीज और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रावधान है, उनके ऊपर नहीं। तो ये सब बहुत कमजोर करके रखे हुए हमारी चीजों को, व्यवस्थाओं को, जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं हम। देवेंद्र जी, तभी होगा। और आज जिस तरीके से देवेंद्र जी, आप लोगों ने हाँ जी, कानून के विषय से हटकर बातें रखना चालू कर दिया, और हमारे जो अतिथि हैं वो इस कारण से हमारे साथ नहीं रह सके। हमको भी समझना होगा कि किस दिन किस विषय की टॉपिक है और उस पर क्या चर्चा करनी है। धन्यवाद। देवेंद्र जी, मैं आपके इस पॉइंट के आगे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। देयर इज अ एक्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड डिले इन डिसीजन एक्ट, ठीक है, 10 डिले इन डिसीजन 10, ठीक है। आप जब किसी भी अधिकारी को, मैं सभी को बताता हूं, जब आप किसी भी अधिकारी को पत्र लिखें तो एंडिंग लाइन ऐसा लिखना है, काइंडली डिस्पोज माय एप्लीकेशन एज पर डिले इन डिसीजन एक्ट 10। इस प्रावधान में 45 डेज की टाइम होती है जिसमें वो एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है, ओके। जब वो अधिकारी आपकी वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं करता है, यू गो रीच अप टू हिज सुपीरियर, मतलब एक बॉस छोड़ के उसके बॉसेस को कि इसने इसकी प्रावधान नहीं की, देन गो टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मंत्रालय आस्किंग कि इसने काम नहीं किया, प्लीज सेट फॉर नेसेसरी एक्शन, खाली नीचे भेज देंगे, उससे इसकी जवाबदारी नहीं। राइट लेटर विथ नेम, विद द फर्स्ट नेम, then last you go with first name, write to the principal secretary or chief secretary of that particular department, and in that below letter mention that kindly dispose my application as per delay in decision act of 10, which is 45 days.
उसके बाद वो नहीं करेंगे, दैट पर्टिकुलर ऑफिसर के सर्विस रिकॉर्ड में लिखा जाता है इज इनकम्पिटेंट, उसके सर्विस रिकॉर्ड में ये लिखा जाता है ही इज डिनाइड 2 promotions, he is denied 1 increment, 2 increment. You don't take this thing lightly. लोग इसका इस बारे में जानकार नहीं है, लोग इसके बारे में यूज नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हम सब खुल के यूज करना चालू करें। जिस दिन आप यूज करोगे सारे ब्यूरोक्रेट्स समझ जाएंगे, लोग जानकार होंगे। आरटीआई में इंफॉर्मेशन कमिश्नर किस तहत में आपको पेनल्टी लगाता है, आपके फॉलोइंग ऑफिसर पे या पीआईओ पे, वो डिले इन डिसीजन के एक्ट में पेनल्टी लगाता है कि रिप्लाई नहीं दिया उसको। दैट इज देयर इन योर हैंड, आपके पास भी है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास ये अधिकार नहीं है, ये आपके पास भी अधिकार है। आप लिखिए एट द एंड ऑफ द लाइन, जब आप बोल्डली लिखे हुए काइंडली डिस्पोज ऑफ माय एप्लीकेशन एज पर डिले इन डिसीजन एक्ट 10, he is bound to dispose of your application in 45 days. Simple. ठीक है, तो you use this application. Thank you. प्रोफेसर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज शिकायत करने के लिए गया पुलिस थाने में। पुलिस थाने में शिकायत करने के लिए गया, पहले बात तो उन्होंने शिकायत लेने से आनाकानी की, फिर मेरी शिकायत ले ली। अब मैं जो है अलग अलग बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और इधर के न्यायालय के आदेश बताते बताते 15 दिन महीने भर रुकने का प्रावधान है पुलिस की एफआईआर कायम करने के लिए 154 के लिए 1 महीना रुक गया। उसके बाद मैंने 154(3) में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिकायत की, 1 महीना मैं रुक गया। फिर उसके बाद 153 एसपी को मैंने अपनी ठीक, उन्होंने रोक दिया। 2 महीने मेरे रुक गए कंप्लेन के। बिल्कुल, महीने में क्या घट सकता है मेरे साथ? मान लो उस ने मेरे को बयान के लिए बुला लिया, मेरे बयान लिख लिए, 2-4 बयान के लिए और कर लिया, 1-2 महीना और टहला दिया, 4 महीना 5 महीना मेरा निकल गया। अब बताइए मेरे लिए क्या न्याय रह गया? नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, ये गलत हो रहा है। जब तक आप तो 155 में अपने आप तब्दील हो गया। पुलिस तो बोलेगी कि ये मामला में ऐसी कुछ खास नहीं है, संज्ञेय मामला कुछ नहीं है, वो तो लिख के बोलेगी जाओ तुम कोर्ट जाओ। अब कोर्ट का नाम जैसे ही आएगा हम लोग बोलेंगे अब तो हम फंस गए जाल में, अब जिंदगी भर हमारी कोर्ट में लड़ते लड़ते कट जाएगा। जवाबदेही कानून की बेसिक्स को हमको समझने की जरूरत है, जिसके लिए आपकी जिम्मेदारी तय है, मेरी जिम्मेदारी तय है। मेरे को पर्टिकुलर से जिम्मेदार तक पहुंचने का है। इतनी समझ मेरे में होनी चाहिए कि मेरे काम को करने के लिए जिम्मेदार कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा अधिकारी है। अगर आपके पास ये जानकारी भी नहीं है तो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में जैसे पीआईओ होता है वैसे ही कोई एक पर्सन तय किया जाएगा जहां पर आपको आवेदन करना है कि भैया मैंने ये काम के लिए निवेदन किया था, आज उस काम 30 दिन हो जाने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ है, तो जवाबदेही तय की जाए कि उसने अपना काम क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं किया उसके पास अगर कोई कारण नहीं है तो उसको पेनलाइज किया जाए। क्यों? हमारी तनख्वाह पे चल रहा है, हम उसके तनख्वाह का पैसा हमारे से आता है और वो काम नहीं कर रहा है अपनी जिम्मेदारी से, अगर वो सक्षम नहीं है तो उसको हटाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। 1021 is about transferring that particular official from that particular position other than police. I understand police have become thick skin, वो लोग सुनते नहीं है, बट बाकी किसी भी अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं, देखिए 10(1) में इंक्वायरी इज ऑर्डर्ड, 10(21) में that officer is transferred to another position, उस कुर्सी पे बैठने के अधिकार नहीं हो जाती उसकी। सिद्धांत है, एक सर्वविदित कॉमन सिद्धांत है, एकदम कॉमन सिद्धांत है कि आपको अपनी बात रखने के बाद सामने वाले को उस काम को करने के लिए एक जस्टिफाइड टाइम देना है। और जस्टिफाइड टाइम हम 30 डेज मिनिमम मानते हैं, मिनिमम 30 डेज। आप उस चीज को लिखे चाहे ना लिखे, अगर आपने कोई शिकायत कर दी है, सर्वविदित है कि आपको 30 डेज का टाइम, अगर आप चाहें तो 15 दिन के बाद रिमाइंडर लिख सकते हैं। करेक्ट। लेकिन 30 दिन तक आपको इंतजार करना नहीं करना जरूरी नहीं। सही बात, आई अंडरस्टैंड दैट इज द आयरनी है, जस्टिफिकेशन है। सो हम उस 30 डेज को देने के बाद भी हमारे पास अगर यही है कि हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट बस चलते ही जाना है हमको, तो फिर प्रोफेसर हरि, हाँ जी बिल्कुल देवेंद्र जी, प्रोफेसर हरि मुरलीधर जी, प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बिकॉज भास्कर प्रभु सर इज आस्किंग इन चैट बॉक्स, सो प्लीज शेयर योर नंबर। I'll sir, okay, कर देता हूँ। और कार्यक्रम में हमारे बीच में सुभाष अग्रवाल सर भी हैं और हम उनको भी सुनना चाहेंगे। सुभाष सर, कृपया कुछ इस पूरे मामले पर आपने अनुभव के हिसाब से कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। आपका एक अच्छा खासा अनुभव रहा है पारदर्शिता को लेकर के, जवाबदेही तक का पूरा सफर अब आपके सामने ही चल रहा है, तो इस पर आपका क्या राय है? आप क्या कुछ जोड़ना चाह रहे हैं प्लीज? देखिए, जब ये
एक्ट बना था तो इसके साथ एक अनुपूरक कानून और आना था, वो था राइट टू एक्शन, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे। अगर वो साथ साथ बन जाता कानून तो आज राइट टू एक्शन पे